नमस्कार दोस्तों, अरेमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी देश की शिक्षा नीति देश के बदलाव का संकेत होती है और देश की दिशा को तय करती है। तो मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं, इन बिंदुओं पर ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित है। इन बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रूबरू हो सके। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स को देखिए। जैसा कि आपको मालूम है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है 34 साल के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। 34 साल बाद क्यों? इससे पहले 1986 में 1986 के अंदर जो है, जब उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से उसे जाना गया था। ठीक 34 साल बाद 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव के संकेत दिए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले आज तक तो वही पॉलिसी चल रही है। अगले साल से 2021 से इसमें बदलाव होगा और ये पूरी तरह से नए सत्र से लागू हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले हमारा जो शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 सिस्टम पर आधारित थी। इसका मतलब ये था कि पहली से 10वीं, 10 का मतलब पहली से 10वीं, और +2 का मतलब +1+2, और उसके बाद जो 3 साल होते थे वो आपकी स्नातक कक्षाओं के लिए, डिग्री क्लासेस के लिए होते थे। तो सारे देश में जो एक यूनिफॉर्मेशन सिस्टम था वो 10+2+3 सिस्टम था। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसको नया नाम दिया गया है। इसमें इसको 5+3+3+4 नाम दिया गया है। इसको जो है एज ग्रुप में बांटा गया है, 5+3+3+4। इस सारे शिक्षा कार्यक्रम को जो है 3 से 18 वर्ष के आयु के बीच में बांटा गया है। तो मैं इसी पर आपसे चर्चा करूंगा कि 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, अगले 3 वाली स्टेज कौन सी है, अगले 4 वाली स्टेज कौन सी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। पहले जैसे मैंने आपको बताया 5+3+3+4, तो इसमें जो पहला 5 है, उस पहले 5 का अर्थ है फाउंडेशन स्टेज। जो बच्चे की फाउंडेशन स्टेज होती है वह है, और इसको जो है नई शिक्षा नीति के अंदर खेलो कूदो और पढ़ो कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। खेलो कूदो और पढ़ो के कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। और इन 5 वर्षों का जो खेलो कूदो और पढ़ो का पाठ्यक्रम है वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा, ताकि इसमें उसी तरह की शिक्षा का समायोजन किया जा सके जिससे बच्चों के अंदर खेल के अंदर, प्ले वे मेथड के अंदर उनको शिक्षा दी जा सके और उनको शिक्षा उबाऊ ना लगे, उनको किसी भी प्रकार से शिक्षा नीरस ना लगे, और वे जो है आनंद और स्फूर्ति से जो है उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। यदि मैं बात करूँ इस पहले 5 की, तो इस 5 के 2 मूलभूत चरण हैं। इसके 2 मूलभूत चरण हैं। पहला चरण है पूर्व प्राथमिक, जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं। इसमें जो है 3 भाग हैं, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी। और दूसरा इसका जो चरण है वो है ग्रेड 1 और 2। ग्रेड 1 और 2 का मतलब पहली क्लास और दूसरी क्लास। तो ये जो आपका पहला 5 है, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, ये 2 चरणों में है, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2, जिसमें आपकी 5 क्लासेज आएंगी, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो ये जो है पहले 5 का मतलब ये है। अब पहले 3, उसके बाद 5+3। 3 का मतलब है प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में क्या है, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक का कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें जो है हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है, और इसमें जो है विज्ञान, गणित और भाषा के विषयों को जो है रोचक और अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से उनको प्ले वे मेथड में समझाने का प्रयास किया जाएगा, और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे जो है भाषा का विषय है, गणित का विषय है, साइंस का विषय है, उसे रोचक बना करके प्रस्तुत किया जा सकता है। ताकि, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, इनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये अगर प्ले वे मेथड से इनको समझाया जाएगा तो खेल में ये उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। यदि मैं बात करूँ दूसरे 3 की, 5+3+3, ये सेकेंड 3 है। तो इस 3 का मतलब है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज हम कहते हैं जो
8वीं कक्षाएं होती हैं। तो इस मिडिल स्टेज में क्या किया गया है, इसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक का कार्यक्रम बनाया गया है। तो उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसमें क्या है, कक्षा 6 से ही ये एक बड़ा भारी बदलाव किया गया है कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। इस वोकेशनल एजुकेशन का फ़ायदा ये होता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जो है रोजगार के लिए भी तैयार हो जाता है। जापान जैसे देशों में बच्चा 12वीं कक्षा के बाद इस लायक हो जाता है कि वो अपने रोजगार के साधन खुद मुहैया करने लगता है। तो सरकार का भी इस शिक्षा नीति में यही उद्देश्य है कि कक्षा 6 से बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, और जो योग्य छात्र होंगे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न लैब्स के अंदर, शोधशालाओं में भी उनको भेजा जा सकेगा, ताकि वो 12वीं कक्षा तक आते आते अपने उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ट्रेंड हो जाएं और वो देश की विकास व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। और ऐसा है, और इस स्टेज के अंदर ही, मिडिल स्टेज के अंदर ही बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज जोड़े जाएंगे, जिससे जो है बच्चा कम उम्र के अंदर ही रोजगार के लिए तैयार हो जाएगा और देश की विकास की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएगा, और जो है रोजगार के साधन अपनाने के लिए जो है उसको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। यदि मैं 5+3+3+4 की बात करता हूँ, तो 4 जो है वो है लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज में क्या है, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक का कार्यक्रम बनाया गया है। और इस कार्यक्रम में क्या है, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के कार्यक्रम में एक ये लक्ष्य रखा गया है कि इस दौरान बच्चे के अंदर विषय को लेकर के गहरी समझ पैदा की जाएगी, और अगर उसमें गहरी समझ पैदा होगी तो विषय को अच्छे तरीके से समझ सकेगा और उसमें कुछ अच्छे रुझान ला सकेगा, उसमें कुछ सकारात्मक कार्य कर सकेगा। दूसरा, इस 9 से कक्षा 9 से 12 तक के कार्यक्रम के अंदर जो है पूरी तरह से सेमेस्टर प्रणाली होगी। साल के अंदर 2 बार बच्चे के पेपर होंगे, और जो है वो साल में 2 बार पेपर दे करके जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। 10वीं की कक्षा का बोर्ड समाप्त कर दिया गया है, केवल 12वीं में ही जो है बोर्ड की परीक्षा होगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं का बच्चों पर काफ़ी दबाव रहता है और कई बार उसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस शिक्षा व्यवस्था में बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया गया है कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक जो है एक सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। साल में 2 बार 6-6 महीने के अंतराल पर परीक्षाएं होंगी। यदि मैं अगली बात करता हूं, तो 5+3+3+4 ये जो डिज़ाइन है, इसका आयु वर्ग है 3 से 18 वर्ष। 3 से 18 वर्ष पर ही जो है ये 5+3+3+4 का कार्यक्रम लागू होगा। उसके बाद जो है बड़ी खास बात इसमें जो नई शिक्षा नीति के अंदर आई है, जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होगा, वो रिपोर्ट कार्ड होगा 360 डिग्री का जो असेसमेंट होगा उस पर आधारित होगा। इस 360 डिग्री असेसमेंट का अर्थ क्या है कि बच्चे की ऑल राउंड असेसमेंट की जाएगी। उसमें टीचर भी शामिल होगा, उसमें बच्चा स्वयं भी शामिल होगा, उसमें बच्चे के क्लासमेट्स भी शामिल होंगे, और आसपास जो भी स्कूल से संबंधित चीज़ें हैं, आसपास के समुदाय से संबंधित चीज़ें हैं, उनको भी इसमें असेसमेंट के अंदर शामिल करने की योजना है, ताकि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट हो सके और उसका सही मूल्यांकन हो सके, और वो अपनी जो है राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक भूमिका निर्धारित कर सके। यदि मैं बात करूं, तो अगली एक इसमें जो बड़ी बात कही गई है शिक्षा नीति में, स्कूलों में अब स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने से बड़ा फ़ायदा होगा। पहले क्या होता था कि बच्चा साइंस में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम है, वो उसको आर्ट्स में जाने को मजबूर हो जाना पड़ता था। कई बार आर्ट्स वाला बच्चा साइंस में जाना चाहता है, साइंस वाला आर्ट्स में जाना चाहता है। तो ये स्ट्रीम सिस्टम जो है खत्म हो गया इस नई शिक्षा नीति से, और इसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पूल बना दिया जाएगा, कम्बिनेशन बना दिया जाएगा। साइंस वाला बच्चा यदि इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो इतिहास के विषय को ले सकता है। यदि इतिहास वाले विषय की बायोलॉजी अच्छी है, इतिहास वाला जो बच्चा है उसका अगर बायोलॉजी वाला पोर्शन अच्छा है, जीव विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो इतिहास वाला जो है जीव विज्ञान का विषय भी ले सकता है। उसमें पूल बना करके, कम्बिनेशन बना करके उसे सब्जेक्ट ऑप्शन दी जाएंगी। उसमें बच्चा जो है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले होता था कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ेगा, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जो है विषय पढ़ेगा। लेकिन इस शिक्षा नीति में बड़ा भारी बदलाव है, और इससे मैं समझता हूँ बहुत सारी प्रतिभाएँ उभर के आएंगी। किसी बच्चे की फिजिक्स कमज़ोर होती है लेकिन बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे की इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, हिस्ट्री अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी अच्छी बात इसमें कही गई है कि अंग्रेजी हमारे देश में बहुत लंबे समय से, खास तौर से
कई ऐसे राज्य हैं जिनमें अंग्रेजी एक हौवे की तरह रही है, और इस नई शिक्षा नीति के अंदर बड़ी खास बात की गई है कि अब अंग्रेजी विषय जो है कंपलसरी नहीं होगा, वैकल्पिक होगा। इसको आप एक विषय की तरह ले सकेंगे, कंपलसरी के तौर पर नहीं ले सकेंगे। यदि किसी की अंग्रेजी ठीक नहीं है तो उस अंग्रेजी के विषय के स्थान पे वो कोई और दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है, ताकि उसको, कई बार ये होता था स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूली जो शिक्षा होती थी उसमें कई बार किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट काफ़ी कमज़ोर होता था और उस कमज़ोरी की वजह से दूसरे विषयों में अच्छा होता था बच्चा, और उस कमज़ोरी को जो है स्कूल के आखिरी क्लास तक लेकर के जाता था, जिससे उसकी परसेंटेज पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। तो इसमें अंग्रेजी का भी एक बड़ा भारी योगदान रहता था, क्योंकि ऐसा मानना है कि देश में 1% लोग ही शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, 1%, 2% लोग ही जो है सही जो लिटरल अंग्रेजी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से जो है अंग्रेजी हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के दौर में विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखनी चाहिए, मैं इसकी वकालत करता हूँ। लेकिन फिर भी जो है इस शिक्षा नीति के अंदर जो है इसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में, अलग से विषय के रूप में इसको चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाएं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी बच्चे को चुनने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले क्या होता था कि जैसे अगर कोई बच्चा गुजरात से पढ़ने आया है हरियाणा के अंदर, या हरियाणा का बच्चा कोई जो है महाराष्ट्र के अंदर चला गया तो उसको कई बार रीजनल लैंग्वेज में दिक्कत आती थी। तो अब वहाँ अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा हरियाणा में पढ़ने आता है तो उसको रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाएगा, और वो जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर अपनी लेकर के, अपनी क्षेत्रीय भाषा लेकर के जो है अपना विकास कर सकता है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, स्कूली कार्यक्रम में संगीत, कला, प्रौद्योगिकी आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें जो बच्चे इस लायक होंगे कि उनका संगीत में रुझान है, उनका कला में, आर्ट्स में रुझान है, टेक्नोलॉजी में रुझान है, तो उनको स्कूली कार्यक्रम से, स्कूली पाठ्यक्रम से, स्कूली विद्यालयी समय से ही जो है उनको ये विषय दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। यदि किसी बच्चे का संगीत अच्छा है तो उसको संगीत में मौके दिए जाएंगे, कोई बच्चा प्रौद्योगिकी में अच्छा है तो उसको प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के लिए चांसेस दिए जाएंगे, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, पेंटिंग्स के विषय लेना चाहता है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी है तो उसको पेंटिंग्स के कंपटीशन में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे की जो बहुमुखी प्रतिभा है वो बाहर निकल के आएगी और वो देश के विकास में निसंदेह अपना जो है योगदान देगा। यदि मैं आगे बात करता हूँ तो इसमें जो है एक बड़ी खास बात कही है कि शिक्षकों के तबादले पर, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के तबादले पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि शिक्षक तबादलों के भय से जो है अपना वह कार्य नहीं कर पाता, अपना उतनी एनर्जी से अपना कार्य नहीं कर पाता जिस एनर्जी से उसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हर साल 2 साल में उस पर जो है कहीं ना कहीं तबादले की तलवार लटकी रहती है। तो इस शिक्षा नीति में बड़ी अच्छी बात की गई है कि तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल क्लस्टर लेवल पे, क्लस्टर लेवल होता है जैसे क्लस्टर बना दिया जाता है, उसमें 10, 20, 50 स्कूल होते हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। कोई क्लस्टर 20 किलोमीटर में होता है, कोई क्लस्टर 40 किलोमीटर में होता है। तो उस क्लस्टर में कोई 10 किलोमीटर में होता है, तो उस क्लस्टर में ही तबादला हो सकेगा, उस क्लस्टर से बाहर नहीं जा सकेंगे। इससे जो है अध्यापक जो है बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा और अपनी पूरी एनर्जी जो है बच्चों पे लगा पाएगा। और इसमें जो एक बड़ी खास बात कही गई है इस शिक्षा नीति के अंदर जो है त्रिभाषा फार्मूला, 3 डायमेंशन लैंग्वेजेस का जो है त्रिभाषाई फार्मूला को लागू करने की बात कही गई। ये त्रिभाषाई फार्मूला जो है 2 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो उस त्रिभाषाई फार्मूले के अंदर 3 भाषाओं को शामिल किया गया है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा। जो शुरू की एजुकेशन होगी, प्राइमरी एजुकेशन होगी, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो 2 से 8 साल आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको या तो मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जाएगी या उनको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, या जो राष्ट्रभाषा से मतलब यहाँ हिंदी से नहीं है, राष्ट्रभाषा का मतलब है 8वीं अनुसूची में जिन भी भाषाओं को स्थान दिया गया वो उनमें से कोई भी भाषा यदि बच्चे की भाषा है तो उस भाषा के अंदर शिक्षा ले सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर बच्चे को मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में या उसकी अपनी एक नेशनल लैंग्वेज में उसको शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे का ज़्यादा विकास होगा। यदि हम बात करते हैं चाइना की बात करते हैं तो चाइना में स्कूल की पढ़ाई से लेकर के MBBS तक की पढ़ाई चाइनीज़ भाषा में ही होती है। इजराइल एक छोटा सा देश है, उसकी हिब्रू भाषा के अंदर ही जो है सारी शिक्षा होती है, हिब्रू भाषा के अंदर ही मेडिकल की पढ़ाई होती है। रशिया आपके सामने उदाहरण है, रशियन भाषा के अंदर ही उनकी जो है पढ़ाई होती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी सीखता है। तो जब हम बच्चे को मातृभाषा का या रीजनल लैंग्वेज का या उसकी राष्ट्रीय भाषा का उसको ऑप्शन देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यदि मैं बात करता हूं तो ये तो था स्कूली स्ट्रक्चर,
स्कूली स्ट्रक्चर में जो है इस पॉलिसी को कैसे लागू किया जाए। उसके बाद जो है हायर एजुकेशन में इस पॉलिसी में क्या चेंज किए गए हैं उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं कॉलेज की शिक्षा की बात करता हूं तो इसमें क्या किया गया है कि कॉलेज शिक्षा कार्यक्रम में कई निकास विकल्प दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, और 3 से 4 वर्ष की जो है स्नातक डिग्री देने की बात कही गई है। पहले क्या होता था कि बच्चा अगर कॉलेज के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर गया है और किसी कारणवश घरेलू कारणों से जो है उसने बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा छोड़ दी है, आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको जो है जब कभी भी दोबारा पढ़ना पड़ता था, दोबारा उसको आना पड़ता था, तो उसको दोबारा से बीए फर्स्ट ईयर करनी पड़ती थी। अभी सरकार ने जो है उसको जो है कॉलेज कार्यक्रम के अंदर निकास विकल्प दिए, और इन निकास विकल्पों में जो है उसको कई इस तरह की बातें बताई गई हैं। जैसे उसमें 4 मुख्यतः जो है निकास विकल्प हैं। यदि 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद किसी घरेलू कारण से बच्चा कॉलेज छोड़ता है तो उसको 1 वर्षीय सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे वो कभी भी वापस आकर के दूसरे वर्ष में परीक्षा दे सकता है या दूसरे वर्ष के कार्यक्रम में भाग ले सकता है। यदि 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद किसी घरेलू कारणों से, किसी व्यक्तिगत समस्याओं से बच्चा कॉलेज छोड़ता है तो उसको 2 वर्षीय डिप्लोमा दिया जाएगा पास के साथ। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा जो होगा वो कभी भी आकर के जो है आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। यदि 3 वर्ष की पूरी पढ़ाई करके बच्चा जाता है तो उसको स्नातक की डिग्री दी जाएगी, जैसा कि आपको पता है कि बीए की डिग्री 3 वर्ष में दी जाती है। और चौथा वर्ष जो इस पर एक नया लगाया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह आगे इस शिक्षा नीति के अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कॉलेज खोलने की बात कही गई है, जिसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसमें बीए के साथ आपको बीएड भी कराई जाएगी, बीएससी के साथ आपको बीएड भी कराई जाएगी। तो इस तरह से जो है अगर बच्चा चौथे साल तक जो है कॉलेज में पढ़ता है तो उसको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बीए की स्नातक डिग्री भी दी जाएगी। तो ये 4 बच्चे के पास ऑप्शन है। अगर उसको कोई समस्या होती है तो प्रथम वर्ष में छोड़ता है तो उसे खाली सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे वर्ष में किसी कारणवश छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे वर्ष में अगर वो पूरी पढ़ाई करता है तो उसे बीए की स्नातक डिग्री मिलेगी, और चौथे वर्ष तक अगर वो इस कार्यक्रम से जुड़ा रहता है तो उसे रिसर्च का सर्टिफिकेट प्लस जो है स्नातक की डिग्री। ये बहुत बड़ी अपने आप में परिवर्तन है शिक्षा नीति के अंदर। दूसरा एक और बड़ी बात है, जब बच्चा कक्षा 12वीं के बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जाता है तो कट ऑफ लिस्ट का बड़ा चक्कर पड़ता है, और कट ऑफ में कई बार जो है बच्चा पॉइंट से रह जाता है। तो इस शिक्षा नीति में इसका भी उपाय किया गया है कि अब बच्चे को जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वो कट ऑफ में नहीं आ पाता है तो उसे एक विशेष प्रकार का टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे कैट नाम दिया गया है, इसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो बच्चा इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को दे सकता है। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर और जो 12वीं कक्षा में उसने अंक प्राप्त किए उन नंबरों को जोड़ करके उसकी मेरिट बना दी जाएगी, और अगर उस मेरिट में आ जाता है तो उसका कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात की गई है। दूसरा, इस पॉलिसी के अंदर जो है एक बड़ी अच्छी बात है कॉलेज के कार्यक्रम के लिए, इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात की गई है। मल्टी एंट्री का मतलब है बच्चा कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो 1 वर्षीय कक्षा करके किसी कारणवश घरेलू परेशानियों से पढ़ाई छोड़ देता है तो वो मल्टी एंट्री उसे मौका देती है कि अगर 2 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद उसकी घरेलू परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं तो मल्टी एंट्री के माध्यम से दोबारा आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। और मल्टी एग्जिट में भी ये है कि बच्चा अगर 2 साल पढ़ा, 2.5 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा तो उसको कोई समस्या आ गई है और उसको एग्जिट करना पड़ रहा है, पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, तो उसको सुविधा दी जाएगी मल्टी एग्जिट की। अगर उसने पूरे पेपर दे रखे हैं तो अगर वो सर्टिफिकेट के लायक है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा के लायक है तो डिप्लोमा दिया जाएगा, डिग्री के लायक है तो डिग्री दी जाएगी, और डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट के लायक है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट और डिग्री तीनों दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात कही है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की बात। दूसरा एक बड़ी खास बात कही है, आज से पहले सरकारी जो आपके महाविद्यालय होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज होते थे, जो प्राइवेट कॉलेज होते थे, उनकी फीस में भारी अंतर होता था। इस नई शिक्षा नीति के अंदर जो है एक यूनिफॉर्मेशन किया गया है कि एक निश्चित फीस ही ली जाएगी, चाहे वो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है। उसमें फ़ी का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होगा, उसमें अलग से कोई वसूली नहीं की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर हम और हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो अब इसमें एमफिल की डिग्री, मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री बंद कर दी गई है। अब एमए के बाद बच्चा सीधा ही पीएचडी कर सकता है, शोध कार्य कर सकता है। तो इस शिक्षा नीति के अंदर जो है अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है, ताकि हमारे जूनियर साइंटिस्ट बन करके जो है बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक निकलें, इसरो तक जाएं, नासा तक जाएं। तो इसमें अनुसंधान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और दूसरी एक इसमें बड़ी खास बात है शिक्षा नीति के अंदर, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत को जो है विभिन्न
उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इसको पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है, क्योंकि संस्कृत आपको पता है देव भाषा है, बहुत सारी भाषाओं की जननी है। जर्मनी के अंदर संस्कृत पर एक पूरा विश्वविद्यालय है जिसमें संस्कृत के श्लोकों पर रिसर्च चल रही है। तो इस शिक्षा नीति के अंदर संस्कृत को महत्व देते हुए इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाने की बात कही गई है। यदि मैं बात करूं, एक बड़ा भारी परिवर्तन किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD थी, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, अब उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इस नई शिक्षा, इस शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। यदि आपको लगता है इन बिंदुओं में मैंने आपको कोई सत्य के साथ आपको अवगत कराया है, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही ज्वलंत विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।